हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप एवरीवन फाइन। आई एम आल्सो फाइन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, दैट इज राइट्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स। राइट्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स। देखिए, अभी हम चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत बुक से। तो बेसिकली ये मैराथन क्लास था, बट क्या हुआ कि इसको हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। जो मैराथन ही नहीं रहा है, क्या हुआ, डीप क्लासेस हो गया, फुल एनालिटिकल क्लासेस है। तो इसमें बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूँ, एक एक करके एक एक पॉइंट पूरी बुक कवर कर रहा हूँ। ऐसा कुछ चीज़ें स्किप नहीं कर रहा हूँ कि जैसे मैराथन क्लासेस में बेसिकली लोग क्या करते हैं कि कुछ चीज़ों को शॉर्ट में बताते हैं, टॉपिक टॉपिक बस बताते हैं, उसके अंदर डिटेल में नहीं बताते। बट हमारा ऐसा नहीं है, हम एक एक चीज़ डिटेल में विथ एग्जाम्पल और इंडिया के कंटेक्स्ट में उसको रिलेट करके बता रहे हैं, ताकि ईजी वे में आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें। सो अभी तक चैप्टर 7 पे हमने 2 वीडियो बना चुके हैं, और ये हमारा तीसरा वीडियो है। और ट्राई करूंगा कि तीसरे वीडियो में सारा ये चैप्टर 7 कंप्लीट हो जाए, देन वी विल मूव टू चैप्टर 8। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, दैट इज राइट्स ऑफ सिविल सर्वेंट। द राइट्स ऑफ सिविल सर्वेंट इन इंडिया आर एज फॉलो। देखिए, राइट टू ऑर्गेनाइज। राइट टू ऑर्गेनाइज मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज आर्टिकल 19 give all the citizens the fundamental right to freedom of speech, expression, assembly and association। देखिए, जो आर्टिकल 19 है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 19 है वो, मतलब कि फंडामेंटल राइट है, और गिव द ऑल सिटीजन टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड एसोसिएशन। हाउएवर, और इसके बावजूद भी हमारा क्या करता है, स्टेट हमारा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है नेशनल इंटरेस्ट पे, कि ये सब जो हमारे फ्रीडम्स है इसको मतलब देना है या रोकना है, रिस्ट्रिक्शन लगाना है। तो ये सब क्या होगा, नेशनल इंटरेस्ट पे है कि हमारा स्टेट लगा सकता है इस पे रिस्ट्रिक्शन। सी हाउएवर इट ऑथराइजेस द स्टेट टू इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस राइट इन द नेशनल इंटरेस्ट। फुदर देखिए, ये तो रहा आर्टिकल 19 ने हमें क्या राइट्स दिए हैं, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है। बट देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 309 क्या बताता है, ये बताता है आल्सो इम्पावर द लेजिस्लेटर टू रेगुलेट द रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशन ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू पब्लिक सर्विस एंड पोस्टेस। देखिए, 309, आर्टिकल 309 लेजिस्लेचर, जो हमारा लेजिस्लेचर है उसको क्या करता है, इम्पावर्ड करता है। किस फील्ड में उसको पावर देता है कि जो हमारा रेगुलेशन, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, हमारा सर्विस कंडीशन है, जो कि पब्लिक सर्विस के पोस्ट होते हैं उनका, बेसिकली जो रिक्रूटमेंट, सर्विस कंडीशन, अपॉइंटमेंट, सारे इस चीज़ को क्या करे, रेगुलेट कर सकता है। द कंडक्ट रूल मेड अंडर दिस प्रोविजन आल्सो इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिविल सर्वेंट। और देखिए, जो हमारा सिविल सर्वेंट कंडक्ट रूल है वो भी हमारा आर्टिकल 309 के ही अकॉर्डिंग बना गया है। और हमारा जो कंडक्ट रूल है सिविल सर्विसेज का, वो क्या करता है, जो सिविल सर्वेंट के फंडामेंटल राइट्स है उसको क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है। देयरफॉर द पोजीशन इन इंडिया इज दैट द सिविल सर्वेंट कैन नॉट बिकम द मेंबर ऑफ एनी सर्विस एसोसिएशंस व्हिच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। देखिए, जो राइट टू ऑर्गेनाइज है, हमारे जो सिविल सर्वेंट है इंडिया में, सिविल सर्वेंट है, उनको क्या करता है, नहीं दिया गया है राइट टू ऑर्गेनाइजेशन, नहीं दिया गया है। मतलब कि बेसिकली अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं है, जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो उसको क्या होगा, अगर उसके कोई भी मेंबर आप हमारा सिविल सर्वेंट बन रहा है तो उस पर क्या होगा, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। मतलब कि डिनाई है, राइट टू ऑर्गेनाइजेशन डिनाई है। द ज्वाइनिंग एन अनरिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन इज अ डिसिप्लिनरी ऑफेंस। द गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्निशन टू एन एसोसिएशन ओनली व्हेन द फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल्ड। अब देखिए, मैं बताया गया कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्निशन दे रहा है, गवर्नमेंट क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। कब करेगा, जब उसमें क्या हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ओनली हो, और इट्स एग्जीक्यूटिव शुड बी फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर, ओनली गवर्नमेंट मेंबर हो, और वो पॉलिटिकल क्या हो, पॉलिटिकल कंसर्न ना हो। इट शुड बी न्यूट्रल पॉलिटिकली, इट शुड नॉट इंटरटेन इंडिविजुअल केसेस। तो ऐसा अगर कोई एसोसिएशन है तो वही होगा, गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज होगा, और उसी के हमारे मेंबर, जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसी के मेंबर बन सकते हैं, ना कि ऐसे कोई भी अनरिकॉग्नाइज एसोसिएशन के। तो यही बताया गया कि राइट टू ऑर्गेनाइज, राइट टू ऑर्गेनाइज क्या है, बैन है सिविल सर्वेंट के लिए। एंड देखिए, ये मैटर क्या हुआ, डिटेल में डिस्कस किया गया है सेकेंड पे कमीशन के द्वारा, जो कि हेडेड बाय जगन्नाथ दास। इट रिकमेंडेड दैट
और उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए इसके रिगार्डिंग। सी, द मेंबरशिप ऑफ एन एसोसिएशन विच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज ए डिसिप्लिनरी ऑफेंस। अगर देखिए, अगर मेंबरशिप कोई भी किसी भी एम्प्लॉय का मेंबरशिप अगर रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है तो उसका डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होगा। एंड द रूल्स ऑफ रिकॉग्निशन मस्ट कंसीव टू ग्रांट रिकॉग्निशन इन अ लिबरल वे। एंड देखिए नेक्स्ट जो हमारा है राइट टू स्ट्राइक। देखिए राइट टू स्ट्राइक लाइक इन यूके इंडिया आल्सो देयर इज नो लॉ प्रोहिबिटिंग स्ट्राइक बाय सिविल सर्वेंट। देखिए जैसा कि हम अपने यूके में पढ़ा था कि कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नहीं है जो कि हमें जो सिविल सर्वेंट को प्रोहिबिट करता है राइट टू स्ट्राइक में, बट उसके बावजूद भी हमारा जो कंडक्ट रूल है वो प्रोहिबिट करता है राइट टू स्ट्राइक के द्वारा। जो सिविल सर्वेंट कंडक्ट रूल है वो प्रोहिबिट करता है कि हमारा सिविल सर्वेंट राइट टू स्ट्राइक नहीं कर सकते, मतलब किसी भी स्ट्राइक में नहीं बैठ सकते। देखिए राइट टू स्ट्राइक के मैटर में हमारा जो सेकंड पे कमीशन था जिसको हेडेड बाई जगन्नाथ दास ने टोटल जो राइट टू स्ट्राइक का प्रिविलेज है वो उसको क्या किया है, बैन किया है। एंड हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ऑफ इंडिया आल्सो मतलब कि टोटली बैन कर दिया है राइट टू स्ट्राइक ऑफ सिविल सर्वेंट को। तो आप लोग को बस इतना पता होना चाहिए कि जो हमारे सिविल सर्वेंट्स है उनको पास राइट टू ऑर्गेनाइज नहीं है, राइट टू स्ट्राइक नहीं है, पॉलिटिकल राइट्स नहीं है, ये सब चीज़ें आपको इतना पता होना चाहिए। बाकी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं आपको आइडिया लगेगा फिर भी, बट इतना पता होना चाहिए कौन से राइट है कौन से राइट नहीं है, और कौन से राइट जो बैन किए गए हैं किस कमिटी के द्वारा रिकमेंड किए गए हैं, किस कमीशन के द्वारा रिकमेंड किए गए हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। सी, पॉलिटिकल राइट। जैसा कि हमने देखा कि यूएसए में भी जो सिविल सर्वेंट है उनका पॉलिटिकल राइट नहीं है, और सेम वे इंडिया में भी जो सिविल सर्वेंट है उनका पॉलिटिकल राइट क्या किया है, बैन किया गया है कि वो सी लाइक the USA, India has also imposed severe restriction on political rights of the civil servant. According to the conduct rule, the civil servant should not indulge in active politics, should not join any political party, should not canvass in favor of any candidate, should not contest Lok Sabha or State Assembly, should not aid any political movement. देखिए सब बताया गया है कि किसी भी एक्टिव पॉलिटिक्स में भाग नहीं ले सकते और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का जो कैनवास जो बैनर होता है ना उसमें उनका फोटो वगैरह नहीं लगना चाहिए, और लोकसभा का या तो स्टेट असेंबली के इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, कोई पॉलिटिकल मूवमेंट में नहीं जा सकते। सब चीज़ें बताया जा रहा है। बेसिकली क्या है, सर्विस कंडीशन है, सर्विस कंडीशन। अगर सर्विस करना है तो ये सब कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज आप पे डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। तो ये सब चीज़ें हैं आपके सर्विस कंडीशन ऑफ सिविल सर्वेंट। अब ये तो रहा सर्विस कंडीशन। अब देखते हैं मशीनरी फॉर कंसल्टेशन। अब देखिए अब मतलब जो इम्प्लॉय है और स्टेट के बीच अगर कोई भी ग्रीवांसेस हो रहा है, कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है, उसको कैसे रिजॉल्व करना है, उसके लिए क्या क्या मशीनरी है हमारे इंडिया में, उसको अब एक एक करके देखते हैं। सी, स्टाफ कमिटीज वर स्टेबलाइज्ड इन ऑल सेंट्रल मिनिस्ट्रीज इन 1954 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फर्स्ट पे कमीशन। देखिए जो स्टाफ कमिटीज़ थी फॉर जॉइंट कंसल्टेशन के लिए, मतलब जो भी डिस्प्यूट वगैरह हुआ उसके रिजोल्यूशन के लिए स्टाफ कमिटीज़ स्टेबलाइज की गई थी इन ऑल सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में 1954 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट पे कमीशन के रिकमेंडेशन के द्वारा। दीज वर रीनेम्ड एज स्टाफ काउंसिल इन 1957, और इसका फिर से रीनेम्ड हुआ 1957 में, फिर नाम रखा गया स्टाफ काउंसिल्स। एंड द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस काउंसिल वर एज फॉलो। अब इस जो काउंसिल है स्टाफ काउंसिल, उसका एम एंड ऑब्जेक्टिव देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट देखिए, टू प्रोवाइड अ मशीनरी फॉर डीलिंग विद द ग्रीवांसेस ऑफ द एम्प्लॉय। देखिए मैंने पहले बताया ना, जो डिस्प्यूट होता है और जो एम्प्लॉय का ग्रीवांसेस होता है, रिड्रेसल ग्रीवांसेस सिस्टम के लिए ये स्टाफ काउंसिल बनाया गया है। इसका एम है, इसको सबसे पहले बोलते थे स्टाफ कमिटीज, जो कि 1954 में नाम दिया गया था। देन 1957 में इसको स्टाफ काउंसिल बना दिया गया, और इसका पहला जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है उसका है डीलिंग विद द ग्रीवांसेस ऑफ द एम्प्लॉय। एंड सेकंड देखिए टू नेगोशिएट एंड सेटल द डिस्प्यूट रिलेटेड कंडीशन ऑफ सर्विस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉय। और देखिए जो भी सर्विस डिस्प्यूट होगा मतलब एम्प्लॉय और गवर्नमेंट के बीच, उसको भी क्या करेगा, सेटल डाउन करेगा हमारा स्टाफ काउंसिल। To ensure maximum cooperation between the government and its employee, to improve efficiency in the public service, to promote welfare of the employee। देखिए सब तो क्या है, बेसिक एम्स हैं किसके, स्टाफ काउंसिल के, जिसको बोला जाता है मशीनरी फॉर कंसल्टेशन। नाउ अब देखिए मशीनरी फॉर कंसल्टेशन जो कि स्टाफ काउंसिल होगा वो कहाँ कहाँ होगा, उसका प्रोविजन देखिए यहाँ बताया गया है। सी, एवरी मिनिस्ट्री हैड टू स्टाफ काउंसिल
देखिए बताया गया कि जो एवरी मिनिस्ट्री मतलब हर एक मिनिस्ट्री में टू स्टाफ काउंसिल, 2 स्टाफ काउंसिल होंगे। पहला जो होगा वो होगा सीनियर स्टाफ काउंसिल फॉर क्लास सेकंड एंड क्लास थर्ड एम्प्लॉइज़ के लिए, एंड दूसरा जो होगा जूनियर स्टाफ काउंसिल क्लास फोर्थ के लिए होगा। देखिए क्लास फर्स्ट के लिए ये चीज़ें नहीं होती मशीनरी वाला, क्योंकि जो चीज़ें होती है ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी सिस्टम, इसमें क्लास ए अफसर ही बैठते हैं जो कि गवर्नमेंट के साइड से बैठेंगे, तो इसलिए इनके लिए प्रोविज़न नहीं है। And the class 1 employee were excluded from this scheme. They were only advisory. Now see, the second pay commission found that these council were not effective in fulfilling their objective. Hence it recommended the following measures. देखिए जो सेकंड पे कमीशन था उन्होंने देखा कि जो ये मशीनरी फॉर कंसल्टेशन क्या है इफेक्टिव नहीं है अपने पर्पज में, तो उन्होंने कुछ चीज़ें रिकमेंड किया है, मेजर्स रिकमेंड किया है, तो उसको देखिए क्या है। ए सेंट्रल ज्वाइंट काउंसिल शुड बी स्टेबलाइज। देखिए उन्होंने बोला कि एक सेंट्रल ज्वाइंट काउंसिल होना चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ किसके, स्टाफ काउंसिल के बदले में, शुड बी एंड इट शुड कवर बोथ द इंडस्ट्रियल एंड नॉन इंडस्ट्रियल सिविल सर्विसेज, और इंडस्ट्रियल और नॉन इंडस्ट्रियल सिविल सर्विस को कवर करना चाहिए, मतलब कि दायरा इसका बताया है। एंड सेकेंड है कंपल्सरी आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल शुड बी सेटअप टू डील विथ मैटर्स ऑफ पे एंड अलाउंसेस, आवर्स ऑफ वर्क एंड लीव। देखिए और बताया गया है कि जो सेकेंड पे कमीशन ने रिकमेंड किया है कि एक आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल होना चाहिए जो कि पे से, अलाउंस से, ड्यूटी आवर से, लीव के मैटर जो हो एम्प्लॉय का उसको क्या करे, सेटल डाउन करे। एंड नेक्स्ट द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर शुड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मैटर्स पर्टेनिंग टू स्टाफ रिलेशन, और सेकंड पे कमीशन ने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को बोला है कि उसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए इस सब मैटर में, जो भी स्टाफ रिलेशन का मैटर होगा उसमें मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का इन्वॉल्वमेंट होगा। Now see, the above recommendation were implemented in 1966 when the machinery for joint consultations and compulsory arbitration for central government employees were stabilized. द ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी JCM, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जून 25 में ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी से क्वेश्चन आया था। JCM इसका चेयरमैन पूछा था। द ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी इज अ पैटर्न ऑन द विटले काउंसिल इन द यूके। देखिए जो ये जो हमारा JCM है ये यूके का जो विटले काउंसिल था उसके पैटर्न में सेटअप किया गया है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ नेशनल काउंसिल, डिपार्टमेंटल काउंसिल एंड लोकल काउंसिल। देखिए तीनों के लिए नेशनल काउंसिल, डिपार्टमेंटल काउंसिल, लोकल काउंसिल के भी क्या होंगे, मेंबर्स होंगे। द काउंसिल हैज इक्वल नंबर ऑफ बोथ ऑफिशियल्स एंड एज वेल स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव। अब इसमें JCM में कौन कौन से होंगे, देखिए जो ऑफिशियल होंगे, ऑफिशियल के साइड से जो गवर्नमेंट के साइड से होंगे, और जो मेंबर के मतलब कि एम्प्लॉय के साइड से होंगे, स्टाफ साइड्स के, उनके क्या होंगे, मेंबर्स बराबर बराबर बैठेंगे इस ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी में। बेसिकली आप इसको ऐसा समझ सकते हो, एक क्या होगा, एक सरपंच मान लीजिए, एक बोलता नहीं न्याय करने के लिए 5 बंदों का, हमें मान लीजिए 6 बंदे बैठे न्याय करने के लिए, 6 बंदों का क्या हुआ, टेबल बनाया गया बेसिकली जजमेंट के लिए, डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट साइड से 3 ऑफिशियल जो कि ऑफिसर होंगे, और एम्प्लॉय के साइड से जो 3 स्टाफ के एम्प्लॉय के साइड से मेंबर रहेंगे, उनको बोला गया स्टाफ ऑफिशियल और उनको बोला जाएगा ऑफिशियल। तो ये 6 बंदों की कमेटी बैठेगी और यही सारा डिस्प्यूट देखेंगे, जो भी एम्प्लॉय का डिस्प्यूट होगा गवर्नमेंट से। तो समझ में आया, मोटी मोटा यही है इसका पर्पज। नाउ सी द JCM ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी इज कंसर्न्ड विद द फॉलोइंग। अब देखिए इसका जो JCM का पर्पज है वो ये है, जनरल प्रिंसिपल रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट, प्रमोशन एंड डिसिप्लिन, ऑल मैटर्स पर्टेनिंग टू कंडीशन ऑफ सर्विस, इंप्रूवमेंट ऑफ एफिशिएंसी इन पब्लिक सर्विस, वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉई। देखिए सब क्या है, JCM का पर्पज ऑब्जेक्टिव है। इट डज नॉट इंटरटेन द डिस्कशन ऑफ इंडिविजुअल केस। हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए इंडिविजुअल JCM ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी इंडिविजुअल केस को हैंडल नहीं करेगा कि मेरा मान लीजिए मेरा इंडिविजुअल का कोई ऐसा पर्सनल है गवर्नमेंट से, उसको नहीं करेगा। वो क्या करेगा, पूरे ग्रुप के लिए, पूरे मतलब कोई ऐसा पॉलिसीज है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, प्रमोशन पॉलिसीज है, कोई डिसिप्लिन पॉलिसी, ऐसा कोई मैटर होगा जो मतलब सबके लिए हो, यूनिवर्सल, उस पर काम करेंगे। द JCM इंक्लूड ऑल सिविल सर्वेंट एक्सेप्ट द फॉलोइंग। अब देखिए ग्रुप ए दैट इज क्लास 1 ऑफिसर, ग्रुप बी क्लास B सर्विसेज एक्सेप्ट सेंट्रल सेक्रेटरिएट सर्विसेज, persons employed in industrial establishment at the managerial or supervisory level, employees of the union territory, पुलिस पर्सनल, ये सब देखिए इंक्लूड नहीं है।
इन सब देखिए ग्रुप ए ग्रुप बी के जो ऑफिसर होंगे वो ग्रुप ए तो सारे नहीं होंगे, ग्रुप बी के जो होंगे सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विसेज में होंगे वो नहीं होंगे। पुलिस पर्सनल देखिए इसमें नहीं है, और एम्प्लॉय ऑफ यूनियन टेरिटरी नहीं है, और पर्सन एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एट मैनेजरियल सुपरवाइजरी लेवल के नहीं है। तो अगर आपको अगर कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा तो बेसिकली आपको जो पता होगा जो जेसीएम में बेसिकली एम्प्लॉय लेवल को मतलब कि थोड़ा सा जो क्लास थर्ड एंड फोर्थ और सेकेंड के जो सेंट्रल सेक्रेटरीट के नहीं है उनके लिए है ये, बाकी के लिए नहीं है। नाउ सी डिसिप्लिनरी एक्शन। अब डिसिप्लिनरी एक्शन क्या क्या है सिविल सर्वेंट का उसको हम देखेंगे। देखिए डिसिप्लिनरी एक्शन उसको बोला जाता है जैसे हम सिविल सर्वेंट है, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है, अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है या तो कुछ ऐसा इलीगल काम कर रहा है या तो अपना जो कंडक्ट रूल है उसको वायलेट कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट क्या होगा, डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। और ये डिसिप्लिनरी एक्शन किसके अकॉर्डिंग होगा, किस रूल के अकॉर्डिंग होगा, कंडक्ट रूल के अकॉर्डिंग होगा। अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन हर एक मतलब डिपार्टमेंट के लिए कुछ कंडक्ट रूल्स होते हैं, बेसिकली यहाँ पे उसी की बात की गई है। तो देखिए कुछ कंडक्ट रूल यहाँ पे दिए गए हैं वो आपको याद करना है। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1954, सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1955, रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल 1956। ये है हमारे कंडक्ट रूल, इसी कंडक्ट रूल के अकॉर्डिंग डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के लिए। अब देखिए इसमें क्या क्या पनिशमेंट क्या क्या प्रोविजन है उसकी बात करेंगे। देखिए ए फॉर्मल डिसिप्लिनरी एक्शन कंस्टिट्यूट द इम्पोजिशन ऑफ माइनर एज वेल एज मेजर पेनाल्टीज, द फॉलोइंग आर द माइनर पेनाल्टीज। अगर देखिए अब इसके रूल के अकॉर्डिंग अगर उनको पनिशमेंट दिया जा रहा है मतलब पेनाल्टीज लगाया जा रहा है, अगर माइनर पेनाल्टीज है तो देखिए ये चीज़ें है सेंसर और रेप्रीमेंड, विथ होल्डिंग इंक्रीमेंट, विथ होल्डिंग प्रमोशन, रिकवरी और पिक्यूनरी लॉस। तो देखिए रेप्रीमेंट का क्या होता है, फटकार लगाना, इंक्रीमेंट रोक देना, प्रमोशन रोक देना, रिकवरी ऑफ पिक्यूनरी लॉस, ये सब क्या है माइनर पनिशमेंट दिया जाएगा इस कंडक्ट के रूल के अकॉर्डिंग। एंड और कुछ अगर मेजर देखिए मेजर पेनाल्टीज की बात करें तो द फॉलोइंग आर द मेजर पेनाल्टीज। मेजर पेनाल्टीज में देखिए क्या क्या है, रिडक्शन टू लोअर स्केल और रैंक रिडक्शन हो जाएगा, कंपल्सरी रिटायरमेंट के लिए बोला जाएगा, रिमूवल ऑफ सर्विस हो जाएगा, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस हो जाएगा। तो ये सब क्या है माइनर पनिशमेंट होगा कंडक्ट रूल के अकॉर्डिंग। और देखिए अगर आपसे पूछा जाए रिमूवल फ्रॉम सर्विस एंड डिसमिसल फ्रॉम सर्विस में क्या अंतर है, तो देखिए इसमें बेसिकली ये अंतर है कि देखिए जो रिमूव किया जाएगा, रिमूवल फ्रॉम सर्विस मतलब कि कुछ टाइम के लिए आपको फ्यूचर में फिर से वो मिल जाएगा, केस वगैरह लड़के अगर आप जस्टिफाई कर दिए आपका जो भी मान लीजिए कुछ जो भी आपको लगाया गया है दोस्त, अगर उसको आप जस्टिफाई कर दे फिर से आप अपने जॉब में आ जाओगे। बट डिसमिसल मतलब कि फ्यूचर हमेशा के लिए, फ्यूचर में भी आप सर्विस में नहीं आओगे। सी द डिफरेंस बिटवीन रिमूवल एंड डिसमिसल इज दैट द फार्मर शैल नॉट डिस्क्वालीफाई फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट while the latter shall disqualify future employment। एंड देखिए अब डिसिप्लिनरी एक्शन कैसे होगा उसका कुछ यहाँ पे प्रोसीजर बताया गया है कि किसी की इंप्लॉय के अगेंस्ट अगर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा तो पहले उसको क्या क्या होगा, क्या क्या स्टेप्स फॉलो होंगे। सी द वेरियस स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शंस आर एज। देखिए पहला जो प्रोसेस है कॉलिंग फॉर एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द इंप्लॉय अगेंस्ट हुम डिसिप्लिनरी एक्शन इज इनिशिएटेड। सबसे पहला काम देखिए उस इंप्लॉय को बुलाया जाएगा जिसके अगेंस्ट में कोई भी कंप्लेन या ग्रीवांसेस हैं, उसको एक्सप्लेनेशन के लिए आइए आप एक्सप्लेन कीजिए आप का मतलब जो केस लगाया गया है उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। तो इसको बोला जाएगा कॉलिंग फॉर एन एक्सप्लेनेशन। देन उसके बाद फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इफ द एक्सप्लेनेशन इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। देखिए अगर आप मान लीजिए आप इंप्लॉई है, आपके ऑर्गेनाइजेशन ने आपके ऊपर कोई भी मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन ने या तो गवर्नमेंट या किसी और इंप्लॉय ने आपके अगेंस्ट कोई केस लगाया है, कोई भी ग्रीवांस मतलब कंप्लेन किया है, तो आपको पहले जो कंसल्टेटिव मशीनरी होगा, जो भी कमिटीज होगा आपको बुलाएगा कि आप आइए पहले उस कंप्लेन के बारे में बताइए, जस्टिफाई कीजिए। अगर मान लीजिए वो जो कमिटीज है जो भी अगर वहीं जस्टिफाई हो जा रहा है कि नहीं ठीक है गलत है या तो नहीं होना चाहिए था, अगर आप वहीं उसको जस्टिफाई कर दे रहे हो अपने एक्सप्लेनेशन से तो वहीं पे क्या होगा खत्म हो जाएगा मैटर। बट अगर नहीं जस्टिफाइड नहीं होगा तो फिर क्या होगा, एक चार्जशीट बनेगा, चार्जशीट फ्रेम होगा, चार्ज फाइल होगा। यहाँ पे देखिए वही बोला गया फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। देन होगा सस्पेंशन ऑफ द एम्प्लॉय फ्रॉम द सर्विस। उसके बाद एम्प्लॉयर का जो एम्प्लॉय होगा उसको क्या होगा सस्पेंशन मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा हियरिंग ऑफ चार्ज एंड गिविंग अपॉर्चुनिटी टू द एम्प्लॉय टू डिफेंड हिम। फिर उसके बाद हियरिंग चलेगी उसकी। देन होगा फाइंडिंग एंड मेकिंग रिपोर्ट, उसके बाद एक रिपोर्ट बनाया जाएगा। देन गिविंग सेकंड अपॉर्चुनिटी टू द एम्प्लॉय टू डिफेंड हिमसेल्फ अगेंस्ट द प्रपोज पनिशमेंट। फिर उसके बाद चार्ज बनाने के बाद भी एक मौका दिया जाएगा एम्प्लॉय को कि अपने आप को डिफेंड कर सके। बट अगर नहीं कर पाया डिफेंड, अगर जस्टिफाई नहीं हुए फिर क्या होगा पनिशमेंट ऑर्डर होगा। देन अपील इफ एनी, उसके बाद भी अगर कुछ अपील कर रहा है या तो कहीं और केस कर रहे हैं तो वो होगा, नहीं तो
फाइनल पनिशमेंट मिल जाएगा। द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन गवर्न द प्रोसीडिंग ऑफ द डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट अ सिविल सर्वेंट। देखिए कुछ सिविल सर्वेंट के लिए कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं प्रोसीडिंग में, उनके अगेंस्ट अगर डिसिप्लिनरी केस हो रहा है तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उसको आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। सी फर्स्ट पॉइंट देखिए, ए सिविल सर्वेंट कैन नॉट बी रिमूव्ड और डिसमिस्ड बाय एनी अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू द अथॉरिटी बाय विच ही वाज अपॉइंटेड। आर्टिकल 311, देखिए आर्टिकल 311 अब कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि अगर कोई भी सिविल सर्वेंट है उसको कोई भी उससे सबऑर्डिनेट जो अथॉरिटी है जो कि उसको अपॉइंट किया गया है, अपॉइंटिंग अथॉरिटीज के अगर सबऑर्डिनेट कोई भी अथॉरिटी है तो उस सिविल सर्वेंट को डिसमिस या रिमूव नहीं कर सकता। ये आर्टिकल 311। देखिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सारे आर्टिकल आप लोग एक गो थ्रू हो जाइए, क्योंकि देखिए 2-3 क्वेश्चन आपका पक्का आर्टिकल से आएगा। अगर आप यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एस्पिरेंट हैं तो आपको आर्टिकल तो पक्के आने चाहिए। देखिए आप आर्टिकल क्या फैक्ट्स है, कुछ आर्टिकल आप में कंसेप्ट लगा सकते हो बट आपको याद तो करना ही पड़ेगा। आप देखिए 3 से 4 क्वेश्चन आपका फिक्स है आर्टिकल से, और ये क्या है अगर आपको याद नहीं है तो आपका गलत हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आर्टिकल तो आप लोग एक लिस्ट बना लीजिए, उसको वीकली देख लीजिए एक बार ताकि आप लोग को याद रहे। नेक्स्ट प्रोविजन देखिए, ए सिविल सर्वेंट कैन नॉट बी रिड्यूस इन रैंक और रिमूव्ड और डिसमिस्ड अनलेस ही इज गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिमसेल्फ। आर्टिकल 311 के तहत देखिए ये भी दिया गया है कि कोई भी सिविल सर्वेंट का रैंक रिड्यूस नहीं किया पाएगा या तो उनको डिसमिस कर नहीं पाएंगे जब तक कि एक रीजनेबल क्या हो रीजन ना दिया जाए, और उनको एक डिफेंड करने का मौका भी दिया जाएगा। Now, the President of India is the disciplinary authority in respect of all India services, central services, class 1 group A and some class group B of services। देखिए अब जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के जो डिसिप्लिनरी एक्शन के जो अथॉरिटी होगी वो होगा किनके बिहाफ पे होगा, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे होगा। किनका? ग्रुप ए और कुछ पोस्ट जो ग्रुप बी हैं उनके लिए। एंड इन रिस्पेक्ट टू क्लास 3 ग्रुप सी एंड क्लास 4 दैट इज ग्रुप डी एम्प्लॉय द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री कंसर्न इज डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। अब जिस मिनिस्ट्री के अंतर्गत वो डिसिप्लिनरी एक्शन फाइल होगा उस मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी होगा वो होगा ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के एम्प्लॉय के लिए, और ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए राष्ट्रपति होगा। नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिलेशन विद द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। अब इस पैसेज में इस टॉपिक में हम बेसिकली पढ़ेंगे कि जो हमारे सिविल सर्वेंट हैं उनका जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो पॉलिटिकल मेंबर्स होते हैं उनके बीच कैसा रिलेशन है, उनके बीच क्या रिलेशन है, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। सी द रिलेशन बिटवीन द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड सिविल सर्वेंट। So there should be a smooth and harmonious relation between the political executive and civil servant के बीच होना चाहिए for the proper functioning of government machinery। देखिए अगर हमारे जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और सिविल सर्वेंट के बीच क्या होगा, स्मूथ रिलेशन नहीं होगा, एक हार्मोनियस रिलेशन नहीं होगा, तो हमारी जो गवर्नमेंट की मशीनरी मतलब गवर्नेंस का जो प्रोसेस है वो अच्छा सा एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। इसलिए जो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं और सिविल सर्वेंट्स हैं इनके बीच क्या होना चाहिए, एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर एंड हार्मोनियस जिसको बोला जाता है। अब हम देखेंगे जो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव अपने पावर कहाँ से ड्रॉ करते हैं और हमारे जो सिविल सर्वेंट है वो अपने पावर कहाँ से ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो देखिए जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पहले तो ये बनते कैसे हैं, ये अपॉइंट कैसे होते हैं, ये बेसिकली अपॉइंट नहीं इलेक्ट होते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो डायरेक्टली जो हमारे पीपुल ऑफ इंडिया है उनके द्वारा पीरियोडिकली इलेक्शन के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। और वेयर हम जानते हैं कि हमारे जो सिविल सर्वेंट है वो अपने मेरिट बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करके क्या होते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये तो बेसिक रहा इनके मतलब कि अपॉइंटमेंट का जो इनके मतलब सिलेक्शन का प्रोसेस रहा। अब ये अथॉरिटी अपनी कहाँ से ड्रॉ करते हैं, देखिए जो हमारा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव देखिए पीपुल के द्वारा, जनता के द्वारा इलेक्ट किया जा रहा है, और जो इनका पावर्स एंड फंक्शन वो दिया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, और ये जो अपनी पावर ड्रॉ कर रहे हैं वो डायरेक्ट जनता से ड्रॉ कर रहे हैं। मतलब कि जो इनके पावर हो गए वो जनता है, हमारा मतलब कि जो पीपुल ऑफ इंडिया है वो हो गए। और जो हमारे सिविल सर्वेंट है वो अपने पावर ड्रा कर रहे हैं अपने एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोविजंस है एंड टेक्निकल एक्सपर्टाइज जो है उससे अपने पावर को ड्रा कर रहे हैं। मतलब कि जैसे कोई भी सिविल सर्वेंट है वो आईएएस है, तो आईएएस से क्या हो गया, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हो गया, और इस पोस्ट के एक पावर्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई गई है। तो उस पोस्ट से, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट से हमारा सिविल सर्वेंट क्या कर रहा है, अपना पावर को ड्रा कर रहा है।
एंड वेयर एज जो हमारा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होगा वो क्या करेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होल्ड करता है। जैसे मान लीजिए आपका पीएम हो गया या तो प्रेसिडेंट हो गया, कोई भी हो गया, मान लीजिए अगर कोई भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है तो क्या क्या करेगा, वो एक पॉलिटिकल पोजीशन होल्ड करेगा और उस पोजीशन का जो पावर होगा वो क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं या कुछ प्रोविजन दिए गए हैं, और जनता जो पीपुल्स हैं, पीपुल्स ऑफ इंडिया, वो उनके पावर्स हो गए। और जैसा कि हम जानते हैं, अगर कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो वहाँ पे जो सॉवरेनिटी होगी वो मतलब कि वहाँ पे जो सुप्रीम पावर होगी, जिनके पास सुप्रीम पावर होगा वो होगा पीपुल के पास, जनता के पास। तो और जनता किसको इलेक्ट कर रहे हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को बना रहे हैं। तो अल्टीमेटली अगर देखें तो सबसे पावरफुल कौन हुआ, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हुआ। क्यों? क्योंकि ये ऑन द बिहाफ ऑफ पीपुल है, मतलब ये पीपुल को, गवर्नमेंट, पीपुल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। और डेमोक्रेटिक कंट्री या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो फीचर्स है कि जो सुप्रीम पावर जनता के पास होगा। तो इस हिसाब से क्या हुआ, हमारा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या हुआ, पावरफुल हुआ। और इस हिसाब से हमारा जो सिविल सर्वेंट हुआ वो क्या हुआ, सबॉर्डिनेट हुआ। सबॉर्डिनेट किसका हुआ, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का सबॉर्डिनेट हुआ। एक अगर सिंपल भाषा में आप समझे तो एज प्रकार से उसका असिस्टेंट एंड एडवाइजरी नेचर का हुआ, मतलब उसको सपोर्ट करने के लिए हमारा सिविल जो सर्वेंट होगा वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। अब देखिए, अब हमारा पॉलिटिकल लीडर क्या हुआ, सुप्रीम हुआ, और सिविल सर्वेंट सबॉर्डिनेट हुआ। तो अब ये सुप्रीम और सबॉर्डिनेट के बीच अगर रिलेशन अच्छा नहीं होगा तो चीज़ें क्या होगी, अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब बताया गया कि रिलेशन क्या हम बात करें, अब कैसा रिलेशन होगा इन दोनों के बीच। अभी हमने बात किया ना, प्रॉपर एंड हार्मोनियस रिलेशन होना चाहिए। फॉर विच, फॉर व्हाट, किस पर्पज के लिए, किस पर्पज के लिए प्रॉपर एंड हार्मोनियस रिलेशन होना चाहिए। तो अगर हम रिलेशन बात करें कि कैसा, किस किस फील्ड में रिलेशन होना चाहिए, किस चीज़ के लिए रिलेशन होना चाहिए, तो यहाँ देखिए बात हम करते हैं जो हमारा होगा पॉलिसी मेकिंग में। पॉलिसी मेकिंग के लिए आर्बिट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, आर्बिट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड लोकल क्लेम्स, बैलेंस बिटवीन पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रेशन। तो ये सब क्या है, एरिया है जिनके लिए हमें इंटरेक्शन की जरूरत है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड सिविल सर्वेंट का इंटरेक्शन होगा इन सब फील्ड पे। अगर हम बात करें पॉलिसी मेकिंग में, तो पॉलिसी मेकिंग में हमारा क्या होगा, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होंगे वो पॉलिसी बनाएंगे। बट पॉलिसी बनाने के लिए जो डेटा फैक्ट जरूरी है वो हमें कौन देंगे, वो देंगे जो सिविल सर्वेंट होंगे, वो प्रोवाइड करेंगे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को। तब जाके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होगा, कोई भी पॉलिसी डिसीजन ले सकेगा। तो क्या हुआ, एक प्रकार से इंटरेक्शन ही तो हुआ इन दोनों के बीच, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बीच एंड सिविल सर्वेंट के बीच। तो इसलिए ये सब देखिए फील्ड है, इसके लिए हमें क्या है, इंटरेक्शन जरूरी है। और देखिए, द रिलेशन बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड सिविल सर्वेंट आर गवर्न बाय द टू डॉक्ट्रिन्स, दैट इज न्यूट्रलिटी एंड एनोनिमिटी। अब देखिए, जो बात किया गया कि जो रिलेशन होगा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और सिविल सर्वेंट के बीच, बेसिकली दो प्रिंसिपल पे रिलाई करेगा, दो प्रिंसिपल पे गवर्न करेगा। वो दो प्रिंसिपल कौन है, प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ एनोनिमिटी। यही दो चीज़ें हम बहुत मतलब कि अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिविल सर्वेंट न्यूट्रलिटी एंड सिविल सर्वेंट एनोनिमिटी का क्या मतलब होता है। देखिए, अगर सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं, न्यूट्रलिटी मतलब होता है कि जो हमारा सिविल सर्वेंट होगा वो क्या होगा, पॉलिटिकल न्यूट्रल होगा, पॉलिटिकल न्यूट्रल होगा। अब पॉलिटिकल न्यूट्रल का मतलब होता है कि अगर आपको हिंदी में बताऊं तो होगा कि कोई भी गवर्नमेंट हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, कोई भी पार्टी का गवर्नमेंट हो, उसके लिए हमारा जो सिविल सर्वेंट होगा न्यूट्रल होगा, वो अपना काम अच्छे से करेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी जो कि गवर्नमेंट में होगा। आई होप आइडिया आप लोग को लग गया होगा कि पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी का क्या मतलब होता है, मतलब सिविल सर्वेंट न्यूट्रलिटी का क्या मतलब होता है। सिविल सर्वेंट न्यूट्रलिटी का अगर बेसिक मतलब मैं आपको बताऊं, अगर कोई भी इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें से इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी अगर गवर्नमेंट में है, मतलब कि उसकी सरकार है, तो कोई भी पार्टी हो, तो जो हमारे सिविल सर्वेंट होंगे वो क्या करेंगे, न्यूट्रल होकर काम करेंगे, मतलब कि सबके लिए अच्छे से काम करेंगे। जो पार्टी गवर्नमेंट में होगी उसके लिए अच्छे से काम करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई बैसनेस दिखाए, ऐसा हो जैसे जो पार्टी एक्स हमारे पार्टी है, इसके लिए हम अच्छे से काम करेंगे, अगर एक्स पार्टी रूलिंग में नहीं आई तो हम जो वाई पार्टी आएगी तो उसके लिए हम अच्छे से काम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए।
इसको बोला जाता है सिविल सर्वेंट न्यूट्रलिटी। नाउ सी थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी में बात करें तो मीनिंग ऑफ न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी मीन्स पॉलिटिकल इम्पार्शियलिटी और नॉन पॉलिटिकल नेचर ऑफ सिविल सर्विसेज। It implies that civil servants should remain non-political and must serve different government in power impartially. They should tender free and frank advice to political executives without any political consideration. They should be objective, dispassionate, apolitical, and non-partisan bands of professional administrators doing their job with efficiency, integrity, loyalty, proficiency and dedication. देखिए मैंने आपको बताया ना कि जो कोई भी इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी क्या हो, गवर्नमेंट में हो, चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, चाहे कोई भी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी क्या हो, गवर्नमेंट में हो, क्या हो, गवर्नमेंट में मतलब उसकी सरकार हो, तो फिर भी हमारा जो सिविल सर्वेंट होगा क्या करेगा, अपने फुल एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। और जो मिनिस्टर होगा, जो भी पार्टी का मिनिस्टर होगा, और वो क्या होगा, हमारा सिविल सर्वेंट उसका सेक्रेटरी होगा, सेक्रेटरी होगा तो उस मिनिस्टर को क्या करेगा, विथ फुल लॉयल्टी, इंटेग्रिटी, एफिशिएंसी के साथ उसको क्या करेगा, सही एडवाइस करेगा। ऐसा नहीं होगी वो पॉलिटिकल बायस होकर मिनिस्टर को गलत एडवाइस दे दे और मिनिस्टर क्या करे, गलत पॉलिसी बना ले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड देखिए जो खास बात याद रखने वाली चीज इस टॉपिक से है तो वो ये है कि जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन के हैं अर्ल एटल, उन्होंने बोला है कि जो ये है सिविल सर्वेंट न्यूट्रलिटी है वो क्या है, बुलवर्क है, डेमोक्रेसी का बुलवर्क है। ये स्टेटमेंट बहुत बार पूछा गया है कि ये ऐसे क्वेश्चन आएगा कि सिविल सर्वेंट न्यूट्रलिटी इज ए बुलवर्क ऑफ डेमोक्रेसी, किसने बोला है, इसको बोला है अर्ल एटल, जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के। और ये जो कंसेप्ट सिविल सर्वेंट न्यूट्रलिटी आई वो ब्रिटेन से ही आई है, सबसे फर्स्ट ट्रेडिशन वहाँ ब्रिटेन में ही डेवलप हुआ था। और वहीं के एक्स प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि जो सिविल सर्वेंट न्यूट्रलिटी है वो डेमोक्रेसी का क्या है, बुलवर्क है। अब देखिए, अब बात करेंगे कि जो एक टर्म आया पॉलिटिकल सिविल सर्वेंट न्यूट्रलिटी वो कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ये पहले तो इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो ये न्यूट्रलिटी वाला कंसेप्ट है वो आपका ब्रिटेन मतलब कि यूके में हुआ, कंसेप्ट स्टार्ट हुआ। और ये जो मास्टरमैन कमिटी है फॉर सिविल सर्वेंट के लिए, पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ सिविल सर्वेंट के लिए, जो कि 1949 में अपना रिपोर्ट दिया था। इन्होंने मतलब इस टर्म को क्या किया था, लेट डाउन किया था, एम्फेसाइज किया था कि जो हमारे सिविल सर्वेंट है वो पॉलिटिकल न्यूट्रल होने चाहिए। सी दिस ट्रेडिशनल कंसेप्ट मतलब कि सिविल सर्वेंट न्यूट्रलिटी ऑफ सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी was laid down in Britain by the report of Masterman Committee of Political Activities of Civil Servant 1949. It observed that the characteristics which has long been recognized in British administrators and extolled as a special virtue in his impartiality and in his public capacity, a mind untinged by political prepossession. देखिए अभी हमने बात किया यूके में कि यूके में सिविल सर्वेंट न्यूट्रलिटी की बात किया है मास्टरमैन कमिटी, जो कि 1949 में बना था। और अगर वही बात करें यूएसए में कि यूएसए में सिविल सर्वेंट न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट किसने एम्फेसाइज किया था, तो हुअर कमीशन ने किया था, हुअर कमीशन। ये सब देखिए सब टर्म कीवर्ड्स है, आपको याद करना पड़ेगा। सारा पैसेज याद करने से सही है, जो मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज़ को आप राइट डाउन कर लीजिए। अब देखिए जो थिंकिंग की बात है, ओपिनियन की बात है, अपना खुद का ओपिनियन की बात की करें तो इस जो कंसेप्ट है सिविल सर्वेंट न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट भी क्रिटिसाइज हुआ है। अगर आप अपना दिमाग लगाइए, अपने हिसाब से अगर बताइए कि अगर जो कंसेप्ट दिया गया है सिविल सर्वेंट न्यूट्रलिटी, इसमें क्या होगा, जो भी हमारा सिविल सर्वेंट होगा न्यूट्रल होकर काम करेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल लीडर। तो क्या है, सही है या गलत है, आप लोग अपना विचार दीजिए। देखिए जो बुक में लिखा है वो तो सही है, वो तो आपको पढ़ना है और वही एग्जाम में करना है। बट अगर आप यूपीएससी का स्टूडेंट है, ऑप्शनल की राइटिंग कर रहे हैं, तो आपको इसमें कंसेप्ट की क्लियरिटी लानी पड़ेगी। देखिए वो क्या होगा, उसमें ऑप्शनल में जो बुक में लिखा है वो चीज़ें नहीं पूछा जाएगा, उसमें पूछा जाएगा आपका क्या ओपिनियन है इसके रिगार्डिंग में। आपको अगर एक कमिटी का मेंबर बनाया जाए और आपसे रिपोर्ट मांगा जाए कि जो कंसेप्ट है न्यूट्रलिटी एंड एनोनिमिटी का कंसेप्ट को क्या कैरी फॉरवर्ड किया जाए, या इस पर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया जाए, या इसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी लाई जाए, तो इसमें आपका क्या ओपिनियन है, तो उस अकॉर्डिंग में आपको क्या अपना विचार देना पड़ेगा। तो अपने विचार देने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, आपको
अच्छे से जो कंसेप्ट है, जो ट्रेडिशन में जो पॉलिसीज या जो भी उसके कंटेंट है, उसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आइडिया नहीं होगा जो न्यूट्रलिटी का क्या मतलब है, इसके जो कमिटीज ने क्या रिकमेंडेशन दिया है इसके रिगार्डिंग, तो आप क्या होगा, अपना ओपिनियन नहीं दे पाओगे। पहले तो किसी चीज़ में ओपिनियन देने के लिए उस चीज़ के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो उस तो जो जानकारी है, बेसिक जानकारी हमने एक बुक से ले लिया। अब एक बुक से हमने बेसिक जानकारी ले लिया, अब बात आती है अपने ओपिनियन की। तो अपना ओपिनियन हम कब देंगे? पहले तो जो बेसिक जानकारी लेने के बाद। तो अभी हमने बेसिक जानकारी न्यूट्रलिटी के बारे में लिया है कि न्यूट्रलिटी कंसेप्ट में जो सिविल सर्वेंट होंगे वो पॉलिटिकल न्यूट्रल होंगे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में हो, उसके लिए हमारे जो सिविल सर्वेंट होंगे वो मतलब इम्पार्शियल, बिना बायस के काम करेंगे। इतना चीज़ें बता दिया गया। बट अब इसको क्रिटिसाइज कुछ जो स्कॉलर्स थे, कुछ लीडर्स थे, उन्होंने इस बेस पे क्रिटिसाइज किया कि जो हमारे सिविल सर्वेंट अगर न्यूट्रल हो जाएंगे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बायसनेस मतलब बिना बायस के काम करेंगे, तो उस पार्टी को क्रिटिसाइज किस बेस पे करोगे? क्या सारे पॉलिटिकल पार्टी एक बराबर काम कर रहे हैं? सारे पॉलिटिकल पार्टी अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं। तो हमें पॉलिटिकल जो हमारे सिविल सर्वेंट होंगे, वो क्या होंगे, एक प्रकार से न्यूट्रल हो जाएंगे। पूरी गवर्नमेंट ही न्यूट्रल हो जाएगी। जब कोई किसी को क्रिटिसाइज ही नहीं कर पाएगा, तो फिर क्या होगा, वहाँ न्यूट्रलिटी देखा जाएगा। ऐसा तो है नहीं सभी लोग अच्छा काम करेंगे। मान लीजिए अगर जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो खराब काम कर रही है, तो ये जिम्मेदारी बननी चाहिए, ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए सिविल सर्वेंट की, कि उसको क्रिटिसाइज कर सके, उसको बता सके नहीं आप ये गलत कर रहे हैं। बट अगर न्यूट्रलिटी की कंसेप्ट को देखा जाए, तो इसका ये मतलब है कि क्या होगा, नहीं उसको क्या करे, सपोर्ट करे, बस न्यूट्रल होकर काम करे। तो कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट उससे देखिए रिलेट हो रहा है। तो इसी बेस पे कुछ स्कॉलर ने क्या किया, इस कंसेप्ट को क्रिटिसाइज किया। आइए देखते हैं। जो पहले हमारे हैं स्कॉलर हैं ब्रायन चैपमैन, उन्होंने बताया कि न्यूट्रलिटी इन पब्लिक ऑफिसेस टेंड्स इन द टू मोरल करप्शन। इफ ऑल गवर्नमेंट्स आर टू बी सर्व्ड विद इक्वल impartiality एंड लॉयल्टी, देयर आर नो ग्राउंड्स एट ऑल फॉर क्रिटिसाइजिंग द जर्मन ऑफिशियल हु सर्व्ड हिटलर टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी। एंड जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला, द सिविल सर्वेंट आर बीइंग फॉसिलाइज्ड इन देयर मेंटल आउटलुक। अब क्या होगा, बताया कि अगर मान लीजिए न्यूट्रल होकर काम करेंगे, तो हमारे जो सिविल सर्वेंट होंगे वो क्या होंगे, मेंटल आउटलुक के हो जाएंगे। एंड इंदिरा गांधी जी ने क्या बताया, वी नीड गवर्नमेंट सर्वेंट विथ कमिटमेंट टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड पर्सनल इन्वॉल्वमेंट इन द टास्क। अब देखिए इंदिरा गांधी जी का ओपिनियन ये रहा है कि जो हमारे सिविल सर्वेंट होंगे वो पब्लिक सर्वेंट होने चाहिए, गवर्नमेंट के सर्वेंट हो, और उनका एक कमिटमेंट होना चाहिए कि कंट्री के डेवलपमेंट के लिए क्या हो, कमिटेड हो। एंड एप्पल बाई जी ने क्या बोला है, ऑल एडमिनिस्ट्रेशन टुडे इज पॉलिटिकल सिंस इट मस्ट बी रिस्पॉन्सिव टू द पॉलिटिकल इंटरेस्ट। और एप्पल बाई ने बोला कि जो आज के टाइम में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है, पॉलिटिकल है, और उनको क्या होना चाहिए, पॉलिटिकल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। एंड हेराल्ड क्लीवलैंड ने बताया क्या, देखिए क्या बोला है, टू मच इम्फेसिस ऑन न्यूट्रलिटी वुड शिफ्ट द ओल गवर्नमेंट इनटू न्यूट्रल। अब देखिए हार्लैंड क्लीवलैंड ने बोला कि अगर टू मच अगर इम्फेसिस दे रहे हैं पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी को लेके, तो उससे क्या होगा, पूरा पूरा गवर्नमेंट क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये तो रहा क्रिटिसिज्म। अब आपका क्या ओपिनियन है, उसको आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। अब इस पे आप लोग को एक होमवर्क असाइनमेंट दे रहा हूँ कि आप लोग सिविल सर्वेंट न्यूट्रलिटी में आपका क्या ओपिनियन है, और इसको हम रोल प्लेइंग में करके बातें करते हैं। आपको अगर मान लीजिए एक कमिटी बैठाया गया, उस मेंबर का आपको कमिटीज का चेयरमैन या मेंबर बना दिया गया कि आपको ये सिविल सर्वेंट न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट को क्या इंप्रूवमेंट ले सकते हैं, इसमें थोड़ा सा रिफॉर्म के लिए क्या स्टडीज करके रिकमेंड कीजिए। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। नाउ आई विल टॉक अबाउट सम ब्रेकडाउन ऑफ द old concept of civil servant neutrality. See, according to R.V. Zain, the following causes are responsible for breakdown of the classical theory of neutrality in the civil services. देखिए R.V. Zain ने कुछ causes बताए जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द क्लासिकल थ्योरी ऑफ सिविल सर्वेंट न्यूट्रलिटी। देखिए पहला हमारा क्लासिकल कंसेप्ट सिविल सर्वेंट न्यूट्रलिटी क्या था, कि जो हमारे सिविल सर्वेंट होंगे वो पॉलिटिकल न्यूट्रल होंगे। बट कुछ ऐसे कॉजेस है, कुछ ऐसे इवेंट्स है जहाँ पे जो सिस्टम है वो क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ। जैसे देखिए रोल ऑफ सिविल सर्वेंट इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी डिसीजन मेकिंग। देखिए पॉलिसी डिसीजन मेकिंग, कुछ ऐसे इवेंट्स आते हैं जहाँ पे हमारे जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेते हैं, मतलब वो पॉलिसी बनाते हैं।
सो देर आर नो लॉन्गर कन्फाइंड टू द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। अब क्या हुआ, हमको ऐसा पता है, जो जैसा पता कि हम जानते हैं कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बट हमने देखा है कि रोल ऑफ सिविल सर्वेंट कहीं 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 पे वो पॉलिसी डिसीजन वो करते हैं। तो क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ हमारा थ्योरी ऑफ न्यूट्रलिटी। एंड सेकेंड देखिए ब्रेकडाउन, लीडरशिप रोल एज्यूम्ड बाय द ब्यूरोक्रेसी पर्टिकुलरली इन डेवलपिंग कंट्री विच आर इंगेज्ड इन सोशियो इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग एंड अपलिफ्टमेंट। अब देखिए जो हमारे पॉलिटिकल जो हमारे सिविल सर्वेंट है वो क्या करते हैं, लीडरशिप रोल प्ले करते हैं इन बाय द ब्यूरोक्रेसी के द्वारा। मतलब कि जो हमारे सिविल सर्वेंट होते हैं लीडरशिप रोल प्ले करते हैं डेवलपिंग कंट्री में फॉर द अपलिफ्टमेंट और रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो क्या हुआ, ये सब तो ब्रेक डाउन ही हुआ ना, क्योंकि ये सब काम तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का होना चाहिए, बट सब केसेस में हमारे जो होते हैं ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। तो ये क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ। कौन सा कंसेप्ट जो है न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट ब्रेक डाउन हुआ। तो एक हमारा इसके लिए एक बहुत अच्छा टर्म आता है, पॉलिटिसाइज्ड ब्यूरोक्रेसी को समझना बहुत जरूरी है। बेसिकली पॉलिटिसाइज्ड ब्यूरोक्रेसी और इसके कुछ टाइप्स हैं, उसको समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए, एज द ब्रिटिश कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रलिटी ब्यूरोक्रेसी ब्रोक डाउन एंड बिकम आउटडेटेड एंड आउटमोडेड, द डिमांड फॉर अ पॉलिटिसाइज ब्यूरोक्रेसी हैज ग्रोन स्पेशली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। देखिए, पॉलिटिसाइज ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, सबसे पहले उसको समझना जरूरी है। पॉलिटिसाइज ब्यूरोक्रेसी होता है कि फुल्ली पॉलिटिकल मोल्डेड फुल्ली पॉलिटिकल मोल्डेड ब्यूरोक्रेसी, मतलब कि ब्यूरोक्रेट्स वही करेंगे जो पॉलिटिकल लीडर ऑर्डर देंगे, ना कि जो ब्यूरोक्रेट्स रूल और मेरिट के बेस डिसीजन लेंगे। नहीं, पॉलिटिकल लीडर के बेस से वो क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे। तो उसको बोला जाता है पॉलिटिसाइज ब्यूरोक्रेसी, मतलब कि फुली पॉलिटिकल मोल्डेड ब्यूरोक्रेसी, जिसमें हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे वो जो लीडर होगा, जो गवर्नमेंट लीडिंग होगा, उसके जो पॉलिटिकल लीडर होंगे जो ऑर्डर देंगे वही काम करेंगे। और पॉलिटिसाइज ब्यूरोक्रेसी में जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे उनका ट्रांसफर, उनका प्रमोशन, रिक्रूटमेंट, सब कुछ में इंटरफेरेंस होगा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का। तो उसको बोला जाता है पॉलिटिसाइज ब्यूरोक्रेसी। और ये जो कंसेप्ट मतलब कि फेमस हुआ वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद से बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज किया गया है। नाउ ओपी द्विवेदी एंड आरपी जैन डिफाइंड पॉलिटिसाइज ब्यूरोक्रेसी एज वन विच इज इन्वॉल्व और इन्फ्लुएंस और is influenced by any degree consciously or unconsciously by overt or by implicit action in the stream of the politics of the day whether one party in power or other parties in opposition। देखिए, ओपी और आरवी जैन ने बताया कि जो पॉलिटिसाइज ब्यूरोक्रेसी होता है उस टाइप का ब्यूरोक्रेसी है जिसमें ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व होते हैं, या तो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली कोई भी पॉलिटिक्स डिसीजन लेने में, तो उसको बोला जाता है। बेसिकली उन्होंने पॉलिटिसाइज ब्यूरोक्रेसी को कैटेगराइज किया है। दे कंसेप्चुअलाइज फोर ब्रॉड कैटेगरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, नॉट पॉलिटिसाइज ब्यूरोक्रेसी। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को कैटेगराइज किया है। पॉलिटिसाइज ब्यूरोक्रेसी तो एक प्रकार हो गया ब्यूरोक्रेसी का। तो पहले हम ब्यूरोक्रेसी के जो प्रकार है उसको देखेंगे, उसका एक हिस्सा है हमारा पॉलिटिसाइज ब्यूरोक्रेसी। तो जो आरपी जैन और ओपी द्विवेदी जी ने ब्यूरोक्रेसी को बेसिकली 4 ब्रॉड कंसेप्ट में कैटेगराइज किया है, जिसमें हमारा पहला है डीपॉलिटिसाइज ब्यूरोक्रेसी, दूसरा है सेमी पॉलिटिसाइज ब्यूरोक्रेसी, थर्ड वन इज कमिटेड ब्यूरोक्रेसी एंड फोर्थ वन इज फुली पॉलिटिसाइज ब्यूरोक्रेसी, जिसको हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिसाइज ब्यूरोक्रेसी। तो देखिए, डीपॉलिटिसाइज ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, ये है ओल्ड कंसेप्ट जिसमें होता है कि फुली न्यूट्रल जो मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे वो क्या होंगे, पॉलिटिकल न्यूट्रल होंगे। मतलब कि जो ब्यूरोक्रेट्स के ट्रांसफर, प्रमोशन, रिक्रूटमेंट, इस समय जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस जीरो होगा, जीरो। सी डीपॉलिटिसाइज ब्यूरोक्रेसी विच इज सिमिलर टू न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी वेयर ब्यूरोक्रेसी डज नॉट इन्वॉल्व इन पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड रिमेन एपॉलिटिकल। तो इसको बोला जाता है डीपॉलिटिसाइज ब्यूरोक्रेसी। मतलब कि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होंगे वो क्या होंगे, रूल रेगुलेशन इस अकॉर्डिंग चलेंगे और ये पॉलिटिकल होंगे, मतलब कि पॉलिटिकल न्यूट्रल होंगे। तो उसको बोला जाता है डीप पॉलिटिसाइज ब्यूरोक्रेसी। एंड सेकेंड वन इज सेमी पॉलिटिसाइज ब्यूरोक्रेसी विच इज डोमिनेटेड बाई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव टू एक्ट ऑन अ पार्टी लाइन्स, द इंटरफेरेंस ऑफ द पार्टी इन द मैटर्स ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इज लिमिटेड। अब देखिए, जो सेमी पॉलिटिसाइज ब्यूरोक्रेसी होता है, इसमें देखिए जो ब्यूरोक्रेसी सिस्टम में जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस होगा बहुत कम होगा, मतलब होगा बट थोड़ा बहुत होगा।
पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उनका ट्रांसफर, रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, इस सब में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का हाथ, बोलते हैं ना हाथ है इसमें, लीडर का हाथ है, नेता का हाथ है। इनके बोलते हैं ना, इनका किसी आईएएस का ट्रांसफर हो जाता है तो बोलते हैं ना आप लोग कि किसी नेता का हाथ है, तो यही बोला जाता है। मतलब कि अगर उसमें बहुत मिनिमल मिनिमल इन्वॉल्वमेंट होगा पॉलिटिकल लीडर का पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उस सिस्टम को बोला जाता है सेमी पॉलिटिसाइज ब्यूरोक्रेसी। एंड थर्ड वन इज अ कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी देखिए क्या है, विच इज कमिटेड टू द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी विच इज इन पावर। देखिए ब्यूरोक्रेट्स जो होंगे वो फुली कमिटेड होंगे, जो पॉलिटिकल पार्टी लीडिंग में होगी, गवर्नमेंट में होगी, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे ब्यूरोक्रेट्स, उसको बोला जाता है कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज। और इसमें क्या होगा, जो हमारे सिविल सर्वेंट होगा उनका हाई डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट होगा पॉलिटिकल एक्टिविटीज में। The interference of the party in the matter of personal administration like recruitment, transfer, promotions and so on is also high। अब देखिए पॉलिटिकल एक्टिविटीज में ब्यूरोक्रेट्स का इन्वॉल्वमेंट है, एज वेल एज जो पॉलिटिकल लीडर होंगे, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होंगे, उनका भी पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, ट्रांसफर प्रोसेस में, प्रमोशन प्रोसेस में, सब कुछ में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का हाथ होगा। थर्ड वन इज अ फुल्ली पॉलिटिसाइज ब्यूरोक्रेसी। देखिए फुली पॉलिटिसाइज ब्यूरोक्रेसी विच डिफाइंस इटसेल्फ विद द रूलिंग पार्टी आइडियोलॉजी एंड सर्व इट्स इंटरेस्ट। अब इसमें देखिए क्या होगा, इसको पॉलिटिसाइज ब्यूरोक्रेसी को डिफाइन किया गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजी में जो गवर्नेंस चले, जो ब्यूरोक्रेसी चले, उसको बोला जाता है पॉलिटिसाइज ब्यूरोक्रेसी। इट एग्जिस्ट इन वन पार्टी ऑथोरिटेरियन स्टेट लाइक द फॉर्मर यूएसएसआर। मतलब कि जो गवर्नमेंट में पार्टी है वही उसी का आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग सब कुछ होगा, जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। कहीं ना कहीं कमिटेड ब्यूरोक्रेसी से मिलता जुलता है, बट इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ही ज्यादा है। द इंटरफेरेंस ऑफ द पार्टी इन द मैटर्स ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इज अनरेस्ट्रिक्टेड एंड अनकम्प्लीट। इनफैक्ट द स्ट्रक्चर्स ऑफ स्टेट ब्यूरोक्रेसी एंड दैट ऑफ पार्टी ओवरलैप्स। तो ये तो रहा हमारा न्यूट्रलिटी के बारे में फुल जानकारी डिटेल में। अब उम्मीद है कि अगर सिविल सर्वेंट न्यूट्रलिटी से कोई भी कंसेप्चुअल एमसीक्यू बनेगा, जितना भी कठिन बनेगा, आप लोग कर ले जाओगे। नाउ टॉक अबाउट एनोनिमिटी। सिविल सर्वेंट एनोनिमिटी। एनोनिमिटी देखिए अगर सिंपल में इसको समझे तो इसका मतलब होता है कि सिविल सर्वेंट वर्क बिहाइंड द सेंस। जैसे सिंगर होता है ना, सिंगर गाना गाता है, पहले की बात बता रहा हूँ, अब तो सिंगर भी मेन स्क्रीन में आने लगे। पहले क्या होता था, सिंगर गाना गाते थे तो पर्दे के पीछे गाते थे, उनका बस केवल वॉइस होता था, बाकी इधर जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं वही क्या करते हैं, लिपसिंग करते हैं, तो उन्हीं को दिखाया जाता है। मतलब देखने में ऐसा लगेगा कि जो रोल प्ले कर रहे हैं एक्टर वही गा रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं, बट नहीं, जो सिंगर बिहाइंड द सेंस गाता था और एक्टर हमारे क्या करते थे, ओनली रोल करते थे। तो इसी हिसाब से इसको बोला जाता है एनोनिमिटी। इसी हिसाब से एनोनिमिटी का मतलब होता है जो सिविल सर्वेंट होंगे वो एक्ट करेंगे बिहाइंड द मिनिस्टर, मतलब कि मिनिस्टर के पीछे से काम करेंगे, सब कुछ काम करेंगे सिविल सर्वेंट, बट रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, मिनिस्टर होगा। अगर कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे तो अच्छा काम करे चाहे खराब काम करे, उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी, मिनिस्टर के ऊपर आएगी, क्योंकि वो दे वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ मिनिस्टर एंड दे टेक डिसीजन, दे मेक रूल, एवरीथिंग वर्क ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्टर। इफ एनीथिंग goes wrong, then the minister will be the responsible for that. Why? Because a civil servant works behind the scenes. This is the meaning of anonymity। मतलब कि जो हमारा ब्यूरोक्रेट्स होगा, सिविल सर्वेंट होगा, बिना किसी प्रशंसा के, बिना किसी क्लेम के काम करेगा। मतलब वो काम करेगा, उसका प्रशंसा भी नहीं होगा और कोई उसका घाटा भी नहीं होगा। मतलब ऐसा कुछ गलत होगा तो उसका ड्रॉबैक भी नहीं होगा, माइनस पॉइंट भी नहीं होगा, ना प्लस पॉइंट ना माइनस पॉइंट। अगर मान लीजिए कुछ अच्छा काम हुआ, कोई पॉलिसी बनी, उसमें हमारे सिविल सर्वेंट ने अच्छा क्या किया, ड्राफ्टिंग किया, अच्छा डेटा दिया, अच्छा डिसीजन लेने में हेल्प किया मिनिस्टर का, तो क्रेडिट कौन ले जाएगा, मिनिस्टर ले जाएगा। बट अगर मान लीजिए वही पॉलिसी गड़बड़ निकला तो उसका भुगतान कौन भुगतेगा, मिनिस्टर भुगतेगा। तो इसको बोला जाता है एनोनिमिटी। इसके रिगार्डिंग हम आप लोग को एक केस स्टडी भी बताएंगे, बहुत ही मतलब कि इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा एनोनिमिटी क्या होता है। सी आप लोगों को एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ एनोनिमिटी अच्छे से, ताकि आपको कंसेप्ट की क्लियरिटी आए। मान लीजिए मैं एक ऑर्गेनाइजेशन लिया, एक मिनिस्ट्रीज ले लिया, ये है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ये है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जो
हेड होगा, वो हेड तो होगा पॉलिटिकल लीडर होगा, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हेड होगा, तो कौन सा होगा? मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ क्या होगा? हेड होगा। देन इसके बाद हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव क्या होगा? इसके बाद आएगा, मतलब कि सबॉर्डिनेट होगा। देन होगा आपका सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी जो होगा, देखिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हेल्थ सेक्रेटरी होगा। और सारे लाइक वाइज बहुत सारे इसमें क्या होंगे? डिपार्टमेंट होंगे, डिवीजन होंगे, ब्रांच होंगे, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बट हम अभी दो लेवल की लेके चल रहे हैं। एक तो हमारा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो पूरे मिनिस्ट्री का हेड हुआ, देन पूरे मिनिस्टर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है वो है हेल्थ सेक्रेटरी। दो लोगों की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें एनोनिमिटी का कंसेप्ट समझना है। अब अब देखिए, जो हमारा हेल्थ सेक्रेटरी है वो क्या करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को, हेल्थ मिनिस्टर को एडवाइज करेगा, उसको अप टू डेट रखेगा, सारा डेटाज और सब चीज़ क्या करेगा? असिस्ट करेगा। कोई भी पॉलिसीज बनाना हो, मान लीजिए हेल्थ से लेके हेल्थ रिलेटेड पॉलिसी है, हेल्थ रिलेटेड पॉलिसी है, कोई न्यू स्कीम बनाना है, मान लीजिए कोई भी सैनिटेशन का, मान लीजिए किसी भी स्टेट में सैनिटेशन के लिए कोई भी स्कीम बनाना है, तो हेल्थ मिनिस्टर क्या करेगा? तो कोई पॉलिसीज को बनाने के लिए अपना रिपोर्ट मांगेगा। तो जो हेल्थ सेक्रेटरी होगा, सारा उस सैनिटेशन से रिलेटेड सारा फैक्ट्स, डेटा, जो भी चीज़ें हैं सब कंपाइल करके पूरा हेल्थ मतलब कि हेल्थ मिनिस्टर को सपोर्ट करेगा। तो मान लीजिए एक पॉलिसी बन के रेडी हो गया, सब कुछ पार्लियामेंट्स वगैरह से अप्रूव होकर, मान लीजिए वो पॉलिसी आ गया, एक्शन में हुआ, और एग्जीक्यूशन उसका क्या हुआ? गड़बड़ हो गया। जब एग्जीक्यूट हुआ तो फ्लॉप हो गया, गड़बड़ हो गया। अब गड़बड़ हो गया तो पार्लियामेंट क्या करेगी? क्वेश्चन करेगी कि वो कैसे गड़बड़ हुआ, क्या रीजन था, उसको ब्लेम किसको करेगी? पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, क्योंकि फाइनल जो हमारा पॉलिसी मेकिंग है वो लेजिस्लेचर के थ्रू बनेगा। तो पार्लियामेंट ब्लेम करेगी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ को, पार्लियामेंट पार्लियामेंट ब्लेम करेगी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ को, क्वेश्चन पूछेगी, न कि हेल्थ सेक्रेटरी से पूछेगी कि तुमने कैसा गलत एडवाइस दिया था, गलत नहीं। पार्लियामेंट क्वेश्चन करेगी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ को, हेल्थ मिनिस्टर को क्या करेगी? क्वेश्चन करेगी। अब हेल्थ मिनिस्टर को जवाब देना होगा। अब हेल्थ मिनिस्टर ये भी नहीं कह सकता कि हमने तो एडवाइस लिया था हेल्थ सेक्रेटरी से, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। आप लोगों को पढ़ा होगा, अगर हम अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे तो इंडिया में क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो उसका एक फीचर्स है मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए लिख देता हूँ, लिख के यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे दिया प्रिंसिपल ऑफ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का टर्म आप लोगों ने सुना होगा, प्रिंसिपल ऑफ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए जो टर्म है प्रिंसिपल ऑफ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका यही मतलब होता है कि कोई भी मिनिस्टर अपने डिपार्टमेंट के लिए काम करेगा, वो चाहे अच्छा हो या गलत, वो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर होगा, ना कि सेक्रेटरी होगा। और पार्लियामेंट क्वेश्चन करेगा, मिनिस्टर से डायरेक्ट करेगा। तो यही होता है प्रिंसिपल ऑफ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों? क्योंकि इंडिया में प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक फीचर्स है कि जो हमारे मिनिस्टर होंगे वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे पार्लियामेंट के लिए, जो भी काम करेंगे उसका जो भी जवाबदेही होगा मिनिस्टर होगा, न कि सर्वेंट होगा, जो सिविल सर्वेंट होगा, हेल्थ सेक्रेटरी। अब इसमें भी एक ट्विस्ट है, देखिए जो मिनिस्टर होगा वो पार्लियामेंट को जवाब देगा, और जो सेक्रेटरी होगा वो मिनिस्टर को जवाब देगा जिसके अंडर में रहेगा। इतना तो सेक्रेटरी को जवाब देना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं वर्क बिहाइंड द सेंस। यही है पूरा कंसेप्ट है, एनोनिमिटी का कंसेप्ट है। अब देखिए इसका जो अगर डिफाइन करना हो, आपको लिखना हो एनोनिमिटी का कंसेप्ट, तो एनोनिमिटी का कंसेप्ट होगा कि द नॉर्म्स ऑफ एनोनिमिटी मींस दैट सिविल सर्वेंट मस्ट वर्क बिहाइंड द कर्टेन्स, मतलब पर्दे के पीछे, विदाउट प्रेज और ब्लेम, बिना मतलब प्रेज या ब्लेम के काम करेंगे। ये होता है कंसेप्ट ऑफ एनोनिमिटी। और जो इसका कंसेप्ट रहा, मैंने वो आपको पूरा अच्छे से समझा दिया। आई होप आप लोग को पूरा कंसेप्ट क्लियरिटी हो गई होगी। देखिए आप लोगों को मैं एक केस के बारे में बताता हूँ, केस स्टडी है बेसिकली। आप लोग या तो पढ़े होंगे या तो सुने होंगे कभी न कभी इस केस के बारे में। मुंद्रा केस,
किसी को है आइडिया? नहीं तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ। मुद्रा किस क्या है? इंडियाज इंडियाज फर्स्ट बिगेस्ट फाइनेंशियल स्कैम है। ये क्या है? बेसिकली लाइफ एल आई सी का स्कैम है। एल आई सी के साथ स्कैम हुआ था। इसमें क्या था, एक बिजनेसमैन थे मुंद्रा। उनकी कंपनी क्या थी? उनकी कंपनी घाटे में जा रही थी, मतलब कि घाटे में थी। फिर भी एल आई सी को, जो कि नेशनलाइज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, एल आई सी को पॉलिटिकली, मतलब जो गवर्नमेंटली क्या किया, फोर्सफुली उस कंपनी का शेयर खरीदा गया। फोर्सफुली जैसे भी बोल सकते हो, पूरा मैं शॉर्ट्स में बता रहा हूँ। फोर्सफुली कराया गया कि जो मुंद्रा कंपनी का शेयर खरीद लो, क्योंकि मुंद्रा कंपनी का जो शेयर था उसमें बहुत डाउन जा रहा था। फिर भी 1.25 करोड़, कब? और देखिए 1957 की बात है। उस समय 1957 में एल ने किसी भी एक जो बहुत ही, मतलब कंपनी जो घाटे में जा रही थी, उसकी शेयर उन्होंने 1.25 पे खरीदा था। बहुत बढ़ा चढ़ा के खरीदा था। और एल के पास जो पैसे होते हैं वो किसके होते हैं? पीपुल के होते हैं, लोगों के पैसे होते हैं। और लोगों के पैसे का क्या हुआ? मिस यूटिलाइजेशन हुआ। क्या हुआ? क्योंकि 1.25 करोड़ पैसा बिजनेसमैन मुंद्रा के कंपनी में चला गया, जो कि कंपनी लॉस में जा रही थी। फिर भी उसने अपना जो शेयर को बढ़ा के खरीदा। तो क्या हुआ? एक प्रकार का देखिए फाइनेंशियल स्कैम हुआ। तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? और वो भी देखिए, जो भी उस समय के जो रूल एंड नॉर्म्स होते थे शेयर्स के, किसी कंपनीज के, सब फाइनेंशियल नॉर्म्स होते थे, उसको उन्होंने क्या किया था? वायलेट करके खरीदाया था। किसने? मुंद्रा ने। क्यों? क्योंकि मान लीजिए इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहा होगा पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का। तो उस समय के जो, और ये देखिए जो शेयर वगैरह मैटर होता है, वो होता है आपका फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। तो उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, टी टी के। देखिए ये जो केस हुआ था, क्या है? मुंद्रा कंपनी थी, जो कि 1950 में तो केस हो गया, स्कैम हुआ। तो स्कैम में ये हुआ कि जो कंपनीज के शेयर बहुत ही लॉस में जा रहा था, फिर भी बहुत ज़्यादा बढ़ा उड़ा के एल ने 1.25 करोड़ में खरीदा। और एल के पास पैसे किसके होते हैं? जनता के पैसे होते हैं, पीपुल के पैसे होते हैं। तो जनता का पैसा का मिस यूटिलाइजेशन हुआ। तो उस समय के जो एमपीज थे, उन्होंने इस केस को, देखिए मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, एमपी ने केस को पार्लियामेंट में क्या किया? हाईलाइट किया। तो जाके पार्लियामेंट ने कमिटीज बनाया, जिसका कमिटीज का चेयरमैन थे एमसी चंगला। ये क्या थे? जस्टिस थे उस समय के। तो इनकी चेयरमैनशिप में कमिटी बैठी इस केस को क्या करने की, स्टडीज और फाइंड आउट करने के लिए क्या भी मैटर था। तो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर देखिए, अब ये सारा जो केसेस होते हैं जो कि फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर था, वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। और उस समय के मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर टीटी के, जिसको बोला जाता है टीटी कृष्ण कर्मचारी, सॉरी, उस कृष्ण कर्मचारी ने, टीके कृष्ण मचारी। और इनको क्या करना, फाइनली रिजाइन देना पड़ा। बट इनको जब केस हाईलाइट हुआ तो इन्होंने किसको कोर्ट किया? फाइनेंस मिनिस्टर ने फाइनेंस सेक्रेटरी को कोर्ट किया कि फाइनेंस सेक्रेटरी की गलती है। और फाइनेंस सेक्रेटरी ने बोला फाइनेंस मिनिस्टर की गलती है। तो देखिए बात बिगड़ गया। अब गलती किसकी हो? तो जाके चेयरमैन शिप, मतलब कि एमसी चागला जो कमिटी बैठा गया, जिसमें जस्टिस एमसी चागला चेयरमैन थे, उन्होंने इस स्टडीज को पढ़ा और बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, वो होता है कोई भी काम होगा तो उसका जिम्मेदार होगा आपका मिनिस्टर होगा। इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताया उन्होंने, चांगला जी ने, पार्लियामेंट में। तो इसके थ्रू हमारे जो जिम्मेदारी आएगी वो आएगी फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर। और उसी समय इन्होंने बात की थी एनोनिमिटी की, एनोनिमिटी, प्रिंसिपल ऑफ इनोनिमिटी, मतलब जो भी सेक्रेटरी काम करेगा वो ऑन द बिहाफ ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर के काम करेगा। तो फाइनली रिजल्ट रहा कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने रिजाइन दिया। तो ये इन शॉर्ट में केस स्टडी है, ये किसके ऊपर? प्रिंसिपल ऑफ एनोनिमिटी के केस के ऊपर है। आई होप आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि एनोनिमिटी और न्यूट्रलिटी क्या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स? सो मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स इज, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स डिनोट द प्रोफेशनल कोड ऑफ मोरालिटी इन सिविल सर्विसेज। नाउ अगर इन सिंपल में अगर हम मीनिंग बताएं एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स का, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स का मतलब होता है कि मोरल प्रिंसिपल, वो मोरल प्रिंसिपल और वैल्यू
जो भी किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव को, जो भी किसी ब्यूरोक्रेट को क्या करता है, गाइड करता है कि वो जिम्मेदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ, इंटेग्रिटी के साथ और पब्लिक इंटरेस्ट के साथ काम करे, उसको बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। देखिए क्या है, इन शॉर्ट हिंदी में मैं आपको बता दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स इज द मोरल वैल्यू, प्रिंसिपल ऑफ मोरल वैल्यू विच गाइड द सिविल सर्वेंट फॉर डूइंग द राइट वर्क्स ऑन द फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये होगा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स क्या है, कोड है, बेसिकली कोड ऑफ मोरालिटी है, जो कि हमारे सिविल सर्वेंट को क्या करता है, सेव करता है, उनके बिहेवियर को सेव करता है और उनको गाइड करता है कि वो अच्छे से कैसे काम कर सके। अल्टीमेटली उसको बोला जाता है रूल ऑफ गेम। रूल ऑफ गेम, वो एक रूल ऑफ गेम सेट करेगा ताकि उसका कंडक्ट में, बिहेवियर में क्या हो, इंप्रूवमेंट हो। और जैसा कि हम जानते हैं मॉडर्न स्टेट में जो मोरालिटी होती है उसको बहुत ही ज़रूरी होती है ताकि हमारा जो सिविल सर्वेंट हो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम कर सके अच्छा सा। और चेस्टर बर्नार्ड जी ने इसको डिफाइन किया है एथिक्स को। उन्होंने बताया कि एथिक्स क्या है। एथिक्स बेसिकली बताया उन्होंने, फीलिंग और बिलीफ, एक फीलिंग और बिलीफ है कि व्हाट इज मोरली राइट और रॉन्ग, वो बोला जाता है हमारा एथिक्स। सी चेस्टर बर्नार्ड हैज डिस्क्राइब्ड द एथिकल कंडक्ट और मोरल बिहेवियर एज ए गवर्नड और बिलीफ और फीलिंग्स ऑफ व्हाट इज राइट और रॉन्ग रिगार्डलेस ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट और इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसीजन to do or not to do specific thing under particular conditions. Now see the attributes of the moral administrator। जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। बेसिकली देखिए, ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, स्किल इन कम्युनिकेशन एंड पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, एबिलिटी टू कल्टिवेट एंड यूटिलाइज इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेस होने चाहिए, विलिंगनेस टू इंगेज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टू वर्क विद द अदर एज ए टीम, पर्सनल कॉन्फिडेंस टू इनिशिएट न्यू आइडियाज, prefer to be influenced by public needs, interests and sensitivities rather than resorting to the use of raw bureaucratic power। देखिए ये सब क्या है, एट्रीब्यूट्स बताए गए हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर जो होंगे, जो सिविल सर्वेंट होंगे, उनके कुछ एट्रीब्यूट्स बताएं कि उनके पास सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, एक कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, और उनके पास एक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, और उनके पास एक एबिलिटी होनी चाहिए कि वो रोल मॉडल बन सके अगले के लिए, कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी को सेव करे, कम्युनिटी को गाइड करे, इंस्पायर करे। ये सब चीज़ें क्या हुआ, एट्रीब्यूट्स हुआ। और ये चीज़ें कौन बताते हैं, ये चीज़ें बताएगा एथिक्स, इंडिविजुअल का एथिक्स, उसकी मोरालिटी बताएगी। उसका अगर अच्छा मोरालिटी है, उसके अच्छे एथिक्स है, तो सब चीजें उसके पास होना चाहिए। नाउ सी द एलिमेंट्स ऑफ द एथिक्स। द वेरियस एलिमेंट आर कंपोनेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स आर, देखिए इंटेग्रिटी होनी चाहिए, लॉयल्टी टू द नेशन होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए, नॉन पार्टीशन एटीट्यूड होना चाहिए, हम्बलनेस होना चाहिए, नॉन करप्टिवनेस होना चाहिए, डिवोशन टू द ड्यूटी, सेंस ऑफ पब्लिक गुड, सिक्रेसी, न्यूट्रलिटी, एनोनिमिटी, इम्पार्शियलिटी, फेयरनेस, सिंसियरिटी। देखिए जो हमारा गुड एडमिनिस्ट्रेटर होगा, ये सब फीचर्स बेसिकली एट्रीब्यूट्स बताए गए हैं, एलिमेंट्स हैं किसके, गुड एडमिनिस्ट्रेटर के, गुड एडमिनिस्ट्रेशन के। अगर आपको ये चीज़ें किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर को देखना है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में कोई भी पब्लिक ऑफिस में चले जाओ, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाओ, वहाँ पे जाके जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होगा, जो भी ऑफिसर होगा, उसका टेस्ट ले सकते हो। अपना कोई भी काम लेके जाओ, देखो किस हिसाब से कर रहा है, उसके पास इंटेग्रिटी, लॉयल्टी, ऑनेस्टी है कि नहीं है, तो ये चीज़ें आपको मालूम चल जाएगा। और ये सब चीज़ें देखो होना चाहिए उसके अंदर। अब बट आप होता है कि नहीं होता है, ये आप डिफाइन करो, आप डिसाइड करो, कमेंट में बताओ कि ये सब चीज़ें बस केवल फॉर्मेलिटीज है, लिखे गए हैं, रियलिटी में कुछ और होता है। तो मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा, आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या ये सब चीज़ें ओनली एक फॉर्मलिज्म है, एक ओनली फॉर्मेलिटी है, या सच में होता है। तो ये इंडिविजुअल की क्वालिटीज है, एक इंडिविजुअल का बोल सकते हो कंडक्ट है, बिहेवियर है, कि जो चीज़ें वो पढ़ रहा है, जो चीज़ें एथिकली राइट है, उसको इम्प्लीमेंट करे, प्रयोग में लाए कि ना लाए, तो इंडिविजुअल की क्वालिटी। अब जैसे ये चीज़ें मैंने पढ़ लिया कि जो एलिमेंट्स है गुड एडमिनिस्ट्रेटर के क्वालिटीज होने चाहिए, कि इंटीग्रिटी होनी चाहिए, लॉयल्टी टू द नेशन होने चाहिए, ये सब चीज़ें पढ़ लिया कि ऐसा होना चाहिए। अब मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है मैं इसको इंप्लीमेंट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो ये क्या हुआ, बट एज ए रूल देखो, एज ए कोड ऑफ कंडक्ट देखो, तो चीज़ें होने चाहिए। तो एज ए पर्सनल एडवाइस है मेरा आप लोगों से कि आप जो चीज़ें पढ़ रहे हो उसको आप प्रैक्टिकल में लाओ, उसको यूज में लाओ, अपने चीज़ों में इंप्लीमेंट करो, ताकि आपकी जो स्टडीज है, आपकी जो हार्डवर्क है, वो आपके एटीट्यूड को, आपको बिहेवियर को सेव कर सके, ना कि ओनली एग्जाम
पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो कि नहीं मुझे ये चीज़ें रटना है, ये चीज़ें समझना है ओनली एमसीक्यू राइट करने के लिए, नहीं। इसके अलावा एमसीक्यू राइट करने के अलावा आप अपने खुद के कंडक्ट को, अपने खुद के बिहेवियर को भी सेव करो, ताकि इन फ्यूचर आप अगर कुछ भी पोस्ट पे अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हो या तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर बन रहे हो, आईएएस वगैरह कुछ भी बन रहे हो, तो आप अच्छा काम कर सको, ताकि लोग कहें कि हाँ, इसने जो पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। मतलब कि स्टडी सेव द बिहेवियर, जो आपने स्टडी किया वो स्टडी आपके बिहेवियर को क्या किया, सेव किया, मतलब कि मोल्ड किया, बनाया, स्ट्रक्चर्ड किया, वेल ऑर्डर्ड में आपको माइंडसेट को बदला। इसलिए देखिए, हायर एजुकेशन किस लिए जरूरी है? हायर एजुकेशन इसीलिए जरूरी है कि आप समझ सको, चीजों को समझ सको बिना किसी के एडवाइस को कि क्या गलत है क्या सही है। अगर आप बहुत ही हाई वेल एजुकेटेड है, हायरली एजुकेटेड है, तभी जाके आपको आइडिया लग पाएगा, तभी आप जाके अपना खुद का एनालिसिस कर पाएंगे कि क्या गलत चल रहा है क्या सही चल रहा है। अदरवाइज आप क्या होगा, जो अगला बोलेगा, सामने वाला आपका बोलेगा, आप उसी को क्या करोगे, सही मानोगे, गलत मानोगे, उसी के अकॉर्डिंग करोगे। अगर आप वेल एजुकेटेड हो, आपके पास अच्छा एनालिटिकल माइंड है, तो आप क्या करोगे, अगले के बात को सुनोगे, फिर उसको जाके आप क्या करोगे, क्रॉस वेरीफाई करोगे, उसको उसको क्या करोगे, आप डीप एनालिटिकल स्टडीज करोगे, फिर जाके आप क्या एक रिजल्ट निकालोगे कि उसने बोला था सही है या गलत है, अपना ओपिनियन दोगे। नहीं तो क्या होगा, अगर अच्छे से स्टडी नहीं किए हो, अब वेल एजुकेटेड नहीं हो, तो क्या होगा, किसी और का बात सुन के वही आप इम्प्लीमेंट करोगे, उसी पे आप हाँ में हाँ भरोगे। तो ये कहीं चीज़ें आपको आजकल ये चीज़ें रियल में देखने को मिलेगा कि 4 लोग अगर बैठे हैं, बातें चल रहे हैं, तो उनमें से एक जो पढ़ा लिखा है या तो जो भी है, कुछ भी है, वो बोलेगा, 3 को आइडिया नहीं है, उसके हाँ में हाँ मिलाएंगे, अपना कोई भी एनालिटिकल थिंकिंग या ओपिनियन नहीं देंगे। तो इस सब चीज़ों क्या है, ये सब चीज़ें स्टडी से होगा, और स्टडीज के बाद उस चीज़ को आप प्रैक्टिकल में लाओ, तब जाके सब चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगे। देखिए, ये जो सिविल सर्वेंट के मोरालिटी या कोड ऑफ कंडक्ट जो है एलिमेंट्स मैंने बताए, ये उनके जो कोड ऑफ कंडक्ट्स है सिविल सर्वेंट के, उसमें दिया गया है। सी इन इंडिया ऑल दीज एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स आर कंटेंट इन वेरियस सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स। द इंपॉर्टेंट ones are ऑल इंडिया सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स 1954, सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल 1955, रेलवे कंडक्ट रूल 1956। इस समय एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स सब दिए गए हैं। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स क्यों जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है, आइए उसको समझते हैं। इंपॉर्टेंस, द फॉलोइंग पॉइंट हाईलाइट द इंपॉर्टेंस और नीड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। सी टू चेक द आर्बिट्ररी एक्टिविटीज ऑफ द सिविल सर्वेंट, टू प्रमोट द सेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, कोई भी मतलब कि सिविल सर्वेंट क्या करे, मनमानी न कर सके, माल एडमिनिस्ट्रेशन न कर सके, मतलब पावर को मिस यूटिलाइजेशन न कर सके, इसलिए एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स जरूरी है। कोड ऑफ सर्विस के जरूरी है, कंडक्ट रूल्स सारे इसीलिए जरूरी है। टू इस्टेब्लिश एंड प्रमोट द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द सिटीजन एंड सिविल सर्विसेज, टू कल्टिवेट हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट अमॉन्ग सिविल सर्वेंट, टू प्रिजर्व एंड प्रमोट सोशल वेलफेयर, पब्लिक इंटरेस्ट एंड कॉमन गुड्स। तो ये सब क्या, इसीलिए हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स के एलिमेंट है जरूरी है। हमारा जो टॉपिक है वो है फैक्टर डिटरमाइनिंग। फैक्टर डिटरमाइनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स इन सिविल सर्वेंट्स बाय वेरियस फैक्टर। देखिए, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स को डिटरमाइन करते हैं, लाइक प्रेसिडेंट्स एंड ट्रेडिशन सेट बाय द टॉप एडमिनिस्ट्रेटर। देखिए, जो ट्रेडिशन टॉप एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा सेट किया जाएगा वो फैक्टर। कम्युनिकेशन पैटर्न इन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इफेक्टिवनेस ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन ऑन द सिविल सर्वेंट। तो ये सब मतलब जो चीज़ें देखिए हो रहा है, इफेक्टिवनेस ऑफ द डिसिप्लिनरी एक्शन, जो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा रहा है उसका इफेक्टिवनेस भी क्या होगा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर, मतलब कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स को डिफाइनिंग फैक्टर है। एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड वैल्यू एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी, एटीट्यूड ऑफ द पॉलिटिकल बॉसेस टू आर एडमिनिस्ट्रेटर। सो देखिए, ये सब क्या है, फैक्टर हैं जो कि डिटरमाइन करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स इन सिविल सर्वेंट्स। नाउ कुछ हिंड्रेंस है, देयर आर सम हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मतलब कि ऑब्स्टेकल्स हैं। द वेरियस फैक्टर विच हिंडर द ऑब्जर्वेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स बाय सिविल सर्वेंट्स आर। देखिए, अब एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स के जो ऑब्जर्वेंस के लिए कुछ फैक्टर्स हैं, उसमें कुछ हिंड्रेंस आते हैं। वो हिंड्रेंस क्या है, देखिए, करप्शन है, फेवरेटिज्म है, ब्राइबरी है, इंडिफरेंटिज्म है, ऑफिशियसनेस है, डिपार्टमेंटलिज्म है, निपोटिज्म है, लॉलेसनेस है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, एक्सटर्नल प्रेशर्स है। सो दीज आर द हिंड्रेंस। नाउ सी द मोड ऑफ करप्शन। अब करप्शन के क्या क्या मोड है उसको देखिए। द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी हैज आइडेंटिफाइड द 27 मोड ऑफ करप्शन। दीज आर, देखिए, जो हमारा सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है
उसने 27 मतलब कि 27 मोड ऑफ करप्शन बताया और वो लाइक वाइज कॉजिंग लॉस टू द गवर्नमेंट बाय नेग्लिजेंस आर अदरवाइज। देखिए अगर कोई भी सिविल सर्वेंट के नेग्लिजेंस की वजह से गवर्नमेंट प्रॉपर्टी या गवर्नमेंट एसेट को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो भी क्या है, एक प्रकार सा करप्शन है। रॉन्ग असेसमेंट ऑफ claims of displaced persons, moral attitude, acceptance of substandard stores work, showing favor to contractors and firms, abuse of official position, acceptance of gift। देखिए गिफ्ट मतलब किसी भी कॉन्ट्रैक्टर मतलब जो भी हो उनसे गिफ्ट लेना, ये सब भी क्या है, एक प्रकार से करप्शन है। तो यहाँ पे बहुत सारे करप्शन दिए गए हैं, मोड ऑफ करप्शन, तो उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। देखिए जो अर्थ कौटिल्य का बुक है अर्थशास्त्र, उसमें भी 40 डिफरेंट मोड ऑफ करप्शन डिफाइन किए गए हैं। तो ये सब बेसिकली आपको आइडिया है क्या क्या करप्शन होता है, कैसे होता है, वो सब आपको पता है। नाउ सी द कमिटीज। अब डिफरेंट कमिटीज देखिए। देखिए करप्शन के ऊपर अमेरिका का एक कमिटी बनाया गया था जिसको बोलते हैं अमेरिकन डोगलस कमिटी। डोगलस है पी पॉल डोगलस, बेसिकली ये सीनेट के मेंबर थे। इनको ये चेयरमैनशिप में एक कमिटी बताया गया था, बेसिकली ये देखने के लिए, करप्शन को मॉनिटर करने के लिए, करप्शन पे रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए। तो बेसिकली वो अमेरिका ने ऑल ओवर वर्ल्ड में काम, इनके जो रिकमेंडेशन है वो क्या इफेक्टिव है। देखिए एट द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दैट इज 1939 टू 1945, द अमेरिकन सोसाइटी विटनेस वेरियस कॉजेस ऑफ करप्शन, बिजनेस माल प्रैक्टिसेस, इलिसिट ऑपरेशंस, व्हीलिंग डीलिंग and unhealthy nexus between politician, administration and business. Hence the American Senate, upper house, जो कि अमेरिका का अपर हाउस ऑफ द कांग्रेस है, appointed a subcommittee under the chairmanship of Paul Douglas, a member of Senate. The committee's report on ethical standard। देखिए जो डगलस कमिटी है वो किसके ऊपर है, एथिकल स्टैंडर्ड्स के। इन गवर्नमेंट caught the attention not only US but all over the world। ब्रिटिश नोलन कमिटी देखिए बैठाया गया था, ब्रिटिश नोलन कमिटी, इसका डेट आप लोग याद कर लीजिएगा, इन 1994। The British government appointed a committee on standards in public life under the chairmanship of Lord Nolan। देखिए जो नोलन कमिटी है वो 1994 में गठित की गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड नोलन। और बेसिकली ये किसके ऊपर है, स्टैंडर्ड इन पब्लिक लाइफ। द कमिटी रिकमेंडेड 7 प्रिंसिपल्स टू इंश्योर हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक लाइफ। दिस प्रिंसिपल्स मस्ट बी ऑब्जर्व बाय द होल्डर्स ऑफ ऑल पब्लिक ऑफिसेस। अब देखिए नोलन कमिटी ने बेसिकली 7 स्टैंडर्ड्स बताए जो कि पब्लिक लाइफ के लिए जरूरी है, और ये कौन ऑब्जर्व करेगा, पब्लिक ऑफिसर्स के जो होल्डर्स है वो करेंगे। तो पहला है दीज आर द, देखिए 7 दिस टाइप से हैं। पहला है सेल्फलेसनेस होगा, इंटेग्रिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी, लीडरशिप। तो ये क्या है, 7 प्रिंसिपल है। अब देखिए इंडियन कमिटीज देखिए क्या कौन से हैं। द फॉलोइंग कमिटीज हैव ब्रॉट आउट द प्रिवेलेंस ऑफ द करप्शन एंड डिक्लाइन द एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स इन इंडिया, लाइक बंगाल एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी कमिटी 1944 टू 1945 हेडेड बाय रोलेंस, एडी गोरवाला रिपोर्ट ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1951, रेलवे करप्शन इंक्वायरी कमेटी 1953 टू 55 चेयर्ड बाय आचार्य जेबी कृपलानी, सांथनम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। देखिए सांथनम कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट, इसका डेट पूछता है 1962 टू 1964। तो ये सब बेसिकली आपको कमिटीज के डेट, कौन सी कमिटीज कब बनी थी, अपना रिपोर्ट कब दी थी, ये सब आपको याद होना चाहिए, बेसिकली एमसीक्यू में आएगा। सी आवर चैप्टर 7 कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके बाद चैप्टर 8 पढ़ेंगे, और इसके बीच थोड़ा सा एमसीक्यू सेशन को भी देखेंगे, देन मूव टू चैप्टर 8। सो थैंक यू।